नमस्कार मित्रों, मैं आर.एस. नागर आपके लिए वीडियो की श्रृंखला में आज जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आप इस वीडियो को देखकर और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। किसी प्रकार का समय वेस्ट किए बिना हमारा जो टॉपिक है जहाँ से मैंने कल छोड़ा था उसे पुनः प्रारंभ करता हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। हाँ, तो देखिए मित्रों, हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। तो 3 वर्गीकरण हमने देख लिया था। चौथा वर्गीकरण हमारा है जिह्वा, जिह्वा उच्चारण, जिह्वा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, कई बार यहां से प्रश्न आता है तो बिल्कुल सटीक ट्रिक से हम इसको समझेंगे। आप ये जिह्वा का चित्र बना लीजिए। अब देखिए, इस जिह्वा को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। ये इसका आगे वाला भाग है जिसे हम नाम दे देते हैं अग्र। यहां से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उन्हें कहेंगे हम अग्र स्वर। ये जिह्वा का मध्य भाग है। यहां से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उन्हें कहेंगे हम मध्य स्वर, मध्य स्वर। और ये जिह्वा का पिछला भाग है। यहां से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उन्हें कहेंगे हम पश्च स्वर। इस प्रकार से हमने जिह्वा को 3 भागों में बांट दिया। तो इसको देखिए, याद रखने में बिल्कुल आसानी है। अब अग्र स्वर, जीभ का आगे का हिस्सा देखिए आप, कौन से स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होता है। तो देखिए, ई, बड़ी ई, ऋषि वाला ए, आई। ये जो 5 स्वर है ये अग्र स्वर कहलाते हैं। इकलौता एक स्वर अ, ये मध्य स्वर कहलाता है। बाकी को तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो बचे वो सब पीछे आ जाएंगे। अब देखिए पीछे क्या बचा आपके पास, आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये जो 5 स्वर हैं ये आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। तो देखिए 5 और 5 10 और 1 11। तो इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल अच्छी प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं। पांचवा वर्गीकरण तालु के आधार पर। तालु का मतलब हमारा तालवा खुलने के आधार पर। तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप देखिए, तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारा जो ये तालवा है ये पूरा खुल जाता है
तो उसे कहा जाता है विवृत स्वर। परीक्षा में डायरेक्ट आता है कौन सा विवृत स्वर है, कौन सा अर्ध विवृत स्वर है, कौन सा संवृत है, कौन सा अर्ध संवृत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब हम इस टेबल को याद रखकर आराम से दे सकते हैं। विवृत स्वर, इसका मतलब होता है पूरा तालु खुला हुआ। तो इसके अंदर आपका इकलौता स्वर आता है आ। यदि आप आ का उच्चारण करोगे तो आपका तालवा पूरा खुलेगा। फिर उसके बाद नंबर 2 अर्ध विवृत स्वर, उसके नाम से ही स्पष्ट है। इसका मतलब होता है आधा खुला हुआ, यानी कि हमारा तालु आधा खुलता है। तो इसके अंदर कौन कौन से स्वर आ जाएंगे आपके? अ, आई, औ, 3 स्वर इसके अंदर आते हैं। फिर नंबर 3 संवृत स्वर, इसके अंदर आपके 4 स्वर आते हैं, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचे वो इधर चला जाएगा, यानी कि अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। अब देखिए, यानी कि ए, औ, 2 स्वर आपके इधर बचे। री का वर्गीकरण इस आधार पर नहीं किया जाता है, केवल इस आधार पर हम, यानी कि अधिकांश विद्वानों के आधार पर, यानी कि 10 ही स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके बाद अगला वर्गीकरण, बिना किसी टाइम को गवाए हुए अगला वर्गीकरण देखते हैं हम। छठा वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मित्रों, मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ह्रीस्व या लघु स्वर। अब देखिए, ह्रीस्व या लघु स्वर कौन से होते हैं? यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रीस्व या लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे 4 स्वर आ जाएंगे जो कि मूल स्वर भी है। अ, ई, उ, वी। ये 4 स्वर ह्रीस्व या लघु स्वर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, यानी कि दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। अब देखिए, बाकी स्वर इसके अंदर आ जाएंगे हमारे। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर के नाम से जाना जाता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर इसके अंदर आ जाएंगे हमारे। तो इस प्रकार से देखिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 11 स्वर आ गए। मगर देखिए, कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का मतलब होता है कि जहां पर ध्वनि को लंबा खींचा जाता है, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करने पर 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे देखिए, आपने ओम, ओम,
दूध। तो इस प्रकार से जो स्वर हैं जिनमें ध्वनि को एक प्रकार से लंबा खींचा जाता है, वहां पर उन शब्दों के अंदर यानी कि प्लुत स्वर प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण यानी कि मात्रा के आधार पर इस प्रकार से 3 प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, यह मुख्य मुख्य वर्गीकरण हमने देख लिया है। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन अब देखिए मित्रों, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं, सीधी सी परिभाषा है। यानी कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, क, ख, ग, ये एक प्रकार से क्या है, ये व्यंजन है। तो कहने का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए, स्वर के अंदर यानी कि व्यंजन के अंदर क्या होता है, स्वर मिला होता है। जैसे मान लीजिए क प्लस अ, तो यानी कि स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो मुख्य बात है, यानी कि व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए मित्रों, यानी कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो एक टेबल से हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि उसी टेबल से हम जो बहुत टाइप से अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनके जवाब आपको इसी एक टेबल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो हम पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन यानी कि क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन है वो आपके स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं इनको लिख देता हूं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, 5 व्यंजनों का इनका समूह होता है। तो वो भी चीज हम इसी टेबल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे क, च, त, थ, प। अब क वर्ग के अंदर कौन से व्यंजन आते हैं हमारे, क, ख, ग, घ, ढ, छ, छ, ज, झ, ए, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए क से लेकर म तक ये सभी, पहला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श का मतलब होता है कि इनका उच्चारण करने पर हमारी जीवा किसी न किसी स्थान को क्या करती है, टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 व्यंजनों का समूह होता है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। इसको नाम दे देते हैं हम, जैसे क वर्ग, क वर्ग, ये हमारा क वर्ग हो गया। फिर ये हमारा च वर्ग हो गया, ये हमारा ट वर्ग हो गया, ये हमारा
त वर्ग हो गया, ये हमारा प वर्ग हो गया। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से यानी कि ये 5 व्यंजनों के जो समूह होते हैं, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क वर्ग, इस प्रकार से इनको वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर हमारे हल हो गए। पहला तो स्पर्श व्यंजन, तो क से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 व्यंजनों के समूह में विभक्त होते हैं। अब देखिए इसी टेबल में हम आगे देखते हैं, ये जो आपके 5 व्यंजन हैं, इनका जो उच्चारण होता है वो नाक और मुंह की सहायता से होता है, इसलिए इनको नासिके, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा नासिके व्यंजन है, तो इनको नासिके व्यंजन या पंचम वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नासिके या पंचम वर्ण, नासिकी या पंचम वर्ण के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अंदर ये 5 व्यंजन आपके आते हैं। अब देखिए इसी टेबल की श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ व्यंजनों को भी यहां पर ही हम देखते हैं। जैसे देखिए 2 वर्ण और ले लेता हूं यहां पर मैं, ये यानी कि वर्गीय नहीं